बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड। गुरुतलैन, इसको अनम्यूट कर दो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, चलें ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ले जी, अब हमने अच्छा कुछ बच्चों ने ना आज ज्वाइन किया लेक्चर, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि वो ना मेरे दोनों लेक्चर जो अपलोड कर दिए गए हैं, परसों वाला कर देना। अच्छा, पिछले लेक्चर जो है ना वो कल वाला लेक्चर अपलोड कर दिया है, उससे पिछले लेक्चर भी अपलोड आज हो जाएंगे, तो प्लीज पहले उनको जरूर सुन लें ताकि फिर हम जो है वो आगे आपका जो सीक्वेंस है ना वो ना टूटे। अच्छा, अब हम कल पीछे पीछे ये प्लीज देखिए, कल हमने बात शुरू की थी पर्सन से। पर्सन से मैंने बात शुरू की थी, और पर्सन में दो दो चीजें आई थी, एओपी आई थी और एक कंपनी आई थी। एओपी को हमने यहाँ पे अलहदा डिफाइन कर लिया, और कंपनी को अब हमने अलहदा आगे जब आगे आएंगे जी अलहदा डिफाइन कर दिए जी। कंपनी को अलहदा डिफाइन कर दिया। अब हम कंपनी से आगे चलेंगे। अब हम कंपनी से आगे चलेंगे। कंपनी में आपकी तीन चीजें आएंगी। एक आपकी पब्लिक कंपनी आएगी, एक आपकी प्राइवेट कंपनी आएगी, और ये एक आपकी स्मॉल कंपनी आएगी। कंपनी से जब हम आगे चलेंगे, अच्छा पहले सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट को डिफाइन किया। स्मॉल कंपनी जो है वो स्पेसिफिक डेफिनेशन है। जब उसने प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया ना, तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में सिर्फ एक लाइन लिख दी, विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। सिर्फ एक लाइन लिख दी, विच इज नॉट अ नॉट अ पब्लिक कंपनी। उसका क्या मतलब हुआ कि उसने फिर पब्लिक कंपनी को डिटेल डिफाइन कर दिया। यानी पब्लिक कंपनी में जो कंडीशन पूरी होंगी वो पब्लिक होंगी, वो कंपनी पब्लिक बन जाएगी। और अगर पब्लिक कंपनी में जो बातें लिखी गई हैं, अगर वो क्लासेस, अगर वो जो है वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। तो अब अगर हम पब्लिक कंपनी पढ़ लें, उसकी कंडीशन पढ़ लें, तो उस कंडीशंस में से अगर वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो कोई भी कंपनी पब्लिक होगी। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो कंपनी कौन सी होगी? वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी। अब हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं। ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50%, नॉट लेस देन 50%, इसका मतलब 50 और 50 से ऊपर। एक कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी अगर ऐसी कंपनी है जिसमें 50% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अगर मैं पीछे चला जाऊं, तो स्टेटस हमने डिस्कस करना कब से शुरू किया? हमने स्टेटस डिस्कस करना शुरू किया पर्सन से। पर्सन तो एक ओवरऑल बात कर दी। पर्सन जब ओवरऑल बात करने के बाद आगे वो बाइफरकेशन शुरू करता है। आगे बाइफरकेशन क्या शुरू करता है? कॉलेज है, मैं कहता हूं मेरा कॉलेज है, मैं ही अकेला मालिक हूं, तो मैं क्या हूं? एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर हूं कॉलेज का। अगर कॉलेज के तीन पार्टनर हैं, मैं, जुनेद साहब और जिशान साहब, तो अब ये कॉलेज क्या बन गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। टैक्सी नजर में क्या बन गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर यही कॉलेज रन हो रहा है, मैं को हमने कंपनी भी बना ली है, द टिप्स एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये कॉलेज जो कंपनी के जरिए रन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि टैक्स वालों की नजर में ये जो हमारा टिप्स एजुकेयर वो एक कंपनी है। अगर टिप्स एजुकेयर के 50% शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, अगर टिप्स एजुकेयर के 50% या 60% शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, तो भाईजान वो पब्लिक कंपनी है। लेकिन यहां पे द टिप्स एजुकेयर के 33 या 34 कर दें, तो 100 पूरा हो जाएगा, शेयर्स हम तीनों के पास हैं, तो हम प्राइवेट कंपनी है। सो पहली कंडीशन क्या हो गई? पब्लिक कंपनी के लिए कंडीशन क्या हो गई कि अगर उस कंपनी के शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। दूसरी कंडीशन, a company in which not less than 50% shares are held by the foreign government।
कंपनी यहां ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, उसके 60% शेयर गवर्नमेंट ऑफ यूके के पास है, उसके 70% शेयर गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के पास है, उसके 90% शेयर गवर्नमेंट ऑफ चाइना के पास है, तो भाईजान वो कंपनी भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अब कंपनी से हमने फर्दर बाइफरकेट क्यों किया? बिकॉज पब्लिक कंपनी में टैक्सेशन लदा है और प्राइवेट कंपनी में टैक्सेशन लदा है। लेकिन यहां मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि कंपनी की टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ हमने थ्योरेटिकल की हद तक पढ़ना है, हमने इसको प्रैक्टिकली नहीं पढ़ना। प्रैक्टिकली कंपनी का सवाल आपको कैफ 6 के लेवल पे नहीं आता। कंपनी का न्यूमेरिकल जाके C-FAB पे आता है, वहां पे इंडिविजुअल और यूपी का न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं होता, और यहाँ पे कंपनी का न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं होता। तो हमने सिर्फ कंपनी की टैक्सेशन जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़नी है, प्रैक्टिकली नहीं पढ़नी। आगे चले जी। A company whose shares are traded on registered stock exchange, public company, and which remain listed that tax year at the end of that year. अब आपको पता है कि पब्लिक कंपनी कौन सी है, आप स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा बहुत शायद समझते हो। स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कारोबार होते हैं, जितनी भी कंपनी का कारोबार होता है, वो तमाम की तमाम कंपनी कौन सी हैं? लिस्टेड कंपनीज हैं। अब जब वो लिस्टेड कंपनीज हैं तो इसका मतलब है वो पब्लिक कंपनीज हैं। अगर और उनके शेयर का कारोबार साल के आखिर तक होता रहे, यानी कि साल के आखिर तक वो कंपनी वहां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहे, तो वो पब्लिक कंपनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसको एक और बात कर दूं कि ये कंपनी थी, वो जुलाई 1 2020 को वो उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे थे। अब साल का खत्म होता है, इनकम टैक्स हमेशा आपने साल के हिसाब से देखना है, और जो आपका साल है मैं वही लिख रहा हूं, जून 30 2021। 27 जून को ये कंपनी डीलिस्ट हो गई। डीलिस्ट हो गई कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से। तो क्या ये कंपनी पब्लिक कंपनी उस साल के लिए पब्लिक कंपनी होगी? ये उस साल के लिए पब्लिक कंपनी नहीं होगी। हालांकि देखें वो कितने दिन पब्लिक कंपनी रही, 362 डेज वो पब्लिक कंपनी रही। तो वो पब्लिक कंपनी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं रही? क्योंकि लॉ ने कंडीशन लगा दी है, विच रिमेन्ड लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज ऑफ द टैक्स ईयर। अब आपको क्या, अब आ जाए अब एग्जाम न्यूमेरिकल पे, एग्जाम टेस्टिंग पे अब आप आ जाए। अब आपको क्या वो पब्लिक कंपनी डेफिनेशन देगा, वो कंपनी की डेफिनेशन देगा, वो कहेगा डिफाइन एओपी, डिफाइन पर्सन? नहीं बेटा, ये बी.कॉम के सवाल है, और ये पिफा वगैरह में वो इंटर में वहां वो सवाल ये वाले पूछते हैं। यहां आपको ये सवाल ही पूछा जाएगा, यहां वो सिनेरियो बनाएगा कि ये कंपनी लिस्टेड है, वो इस दिन आपको 28 जून को डीलिस्ट हो गई, बताइए पब्लिक है या नहीं है। इस तरह का छोटा छोटा 1 या 2 नंबर के आपको सिनेरियोज आएंगे। जी फलां कंपनी है, उसके इतने पर शेयर इसके पास है, इतने पर शेयर इसके पास है, इतने पर शेयर इसके पास हैं, बताएं ये पब्लिक कंपनी है या नहीं है। तो आपने अपना कंसेप्ट डेवलप करना है। डेफिनेशन वो आज से 3-4 साल पहले पूछता था, अब उसने डेफिनेशन पूछनी छोड़ दी है। ए यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल। अच्छा तो दोबारा ऊपर आता हूं, शेयर्स, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता हूं? कौन सी कंपनी शेयर खरीद सकूंगा जाके? जो पब्लिक कंपनी है। आज मैं चाहूं मैं जाके स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी शेयर खरीद सकता हूं? हाँ जी, ओपनली ट्रेड होती है। जिन कंपनी के शेयर्स ओपनली ट्रेड होते हैं एट द स्टॉक एक्सचेंज, वो सारी की सारी पब्लिक कंपनी है। और कुछ कंपनी के शेयर ट्रेड नहीं होते, उनके यूनिट्स ट्रेड होते हैं। यूनिट्स, शेयर्स को यूनिट्स कह देते हैं हम। जिस तरह 10 रुपए का एक शेयर होता है या 100 रुपए का एक शेयर होता है, इस तरह 10 रुपए का यूनिट होता है, 100 रुपए का यूनिट होता है। तो अगर किसी के यूनिट्स भी सेल परचेज होते हैं तो भाईजान वो भी जो है वो पब्लिक कंपनी है। अब अगली लाइन आप देख लें कि प्राइवेट कंपनी मींस दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। यानी कि इन चार, कोई भी एक कंपनी में आप चारों कंडीशन लगाएंगे, पीछे आइएगा, 4 कंडीशन है। दिस 1 2 3 4।
अगर ये चारों कंडीशन पूरी नहीं आती तो वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। अगर चारों में से एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी पब्लिक कंपनी है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जी अकबर। सर ये यूनिट और शेयर में फर्क क्या है फिर? जी यूनिट और शेयर में यार, जो फर्क क्या है? शेयर यूनिट्स कुछ कंपनी वो करती है जो कहते हैं हम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तहत काम कर रही हैं। यूनिट्स वो कंपनी लॉन्च करती हैं जो कहती है हम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तहत काम कर रही हैं। सर शेयर इस्लामिक मोड के मुताबिक नहीं शेयर होते? भी इस्लामिक मोड के मुताबिक होते हैं। वो कहते हैं बिजनेस भी आगे इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तहत कर रहे हैं, हम आगे सूद का काम नहीं कर रहे, हम कोई आगे माका का काम नहीं कर रहे। कुछ कंपनीज वो होती हैं। जी ठीक अदरवाइज है। एज पर योर लेवल अभी आप इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। ठीक है यानी सर। कि यूनिट्स में वो ये कहते हैं कि हमने जी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के हिसाब से किया करेंगे जी। सही। ठीक है। चलें, एनी अदर क्वेश्चन जी? जमाल, अहमद जमाल जी। अहमद जमाल। सर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होगी? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी टैक्स की नजर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी। इनकम टैक्स की नजर में पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होगी। यहाँ लिख ले बेशक साइड पे वाले नोट्स पे। एनी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी as defined in the company law, any public unlisted company as defined in the company law is a private company in the eye of income tax, is a private company in the eye of income tax. ठीक है जी? यस। क्लियर? यस। चलो ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन? ले जी आगे चलते हैं जी हम। स्मॉल कंपनी। ले जी, स्मॉल कंपनी मीन्स, अच्छा ये डेफिनेशन, अच्छा स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड on or after the first day of July 2005। कोई स्मॉल कंपनी कौन सी होगी? पहली बात, सबसे पहले तो वो कंपनी, आपको पता है कंपनी फार्म होती है, बकायदा फार्म होती है। कैसे फार्म होती है हम कंपनी में पढ़ा है। जिस तरह बंदा पैदा होता है इस तरह कंपनी कंपनी भी पैदा ही होती है, समझ लें। तो स्मॉल कंपनी मीन है कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। इसका मतलब है इससे पीछे कोई भी जो कंपनी बनी होगी वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। पहली बात, आप कानून पढ़ना सीखें जब आपने मेरे साथ पढ़ना। तो कंपनी, इसका मतलब है अगर वो कंपनी 30 जून 2005 को बनी, अगर वो कंपनी 30 जून 2005 को बनी, वो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। क्यों? यहां क्या लिखा उसने? कौन सी कंपनी? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई के बाद, आफ्टर। इससे पहले जितनी भी कंपनी बनी है वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ ही नहीं सकती। अच्छा है, अंडर द कंपनीज एक्ट विच, अब कंडीशंस आ गई, विच हैज ए पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन। अब आपको पता है कंपनी का पेड अप कैपिटल भी होता है और उसकी रिटेन अर्निंग भी होती है। अगर उसका पेड अप कैपिटल 30 मिलियन है और उसकी जो रिटेन अर्निंग है वो 21 मिलियन हो गई, तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन निकल गई। अच्छा, स्मॉल कंपनी में सारी कंडीशन पूरा होना जरूरी है तो स्मॉल कंपनी होगी, कोई एक ही बात नहीं है। इसका मतलब है
कि स्मॉल कंपनी कौन सी होगी? पहली बात, जो 1 जुलाई 2005 के बाद बने। दूसरी बात, जिसका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, अब आपने काउंटिंग इतनी का आपको आती है नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स। सहारा को बंदा बिजनेस करता है, सरमाया डालता है तो उसके बाद उसमें से कुछ ना कुछ रिटेन्ड अर्निंग होती हैं, कुछ वो ड्राइव ले जाता है, बाकी वो बिजनेस में पड़ा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। वो 50 मिलियन से कम हो, हैज ए एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी टाइम पे उसके एम्प्लॉइज 250 से ज्यादा ना हो, कि उसकी टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा ना हो, और इज नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप रिकंस्टिट्यूटेड कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, कि कोई पुरानी कंपनी थी, उसने 2 कंपनियां तोड़ के 2 कंपनियां बना दी। ऑलरेडी कोई कंपनी थी, उसने तोड़ के 2 कंपनियां बना दी। मसलन मैं कहूं कि 2004 में मेरे पास 100 पावर लूम थी। अब जब ये कंसेप्ट आया, कंसेप्ट कब आया? 2005 में। जब ये कंसेप्ट 2005 में आया तो अच्छा, पहली बात है स्मॉल कंपनी में डिफाइन क्यों कर रहा हूं? स्मॉल कंपनी पे रेट ऑफ टैक्स कम है। स्मॉल कंपनी पे रेट ऑफ टैक्स कम है। मेरे पास 100 पावर लूम थी, कंसेप्ट आ गया 2005 में, मैंने कहा 2 कंपनियां बनाओ, 50 एक में ले जाओ, 50 पावर लूम एक में ले जाओ, मेरा पेड अप कैपिटल भी कम हो जाएगा, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी कम हो जाएंगे, मेरा टर्नओवर भी कम हो जाएगा, और नई 2 कंपनियां बना लो 2005 में आके। कानून कहता है मैं नहीं मानूंगा, नई कंपनी बनाए। क्या कह रहा है? इज नॉट फाउंड बाय द स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब आपकी 5 कंडीशंस आ गई स्मॉल कंपनी के लिए। पहली बात, 1 जुलाई 2005 के बाद बने। नंबर 2, उसका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व 50 मिलियन से ज्यादा ना हो, कम हो, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250 से कम हो, उसका टर्नओवर 250 मिलियन से कम हो, और वो कंपनी पुरानी ना हो। अच्छा, हर ईयर का हिसाब हमने लहदा देना है। आप बेटा, अभी मैं आऊंगा टैक्स ईयर के ऊपर, आप जो टैक्स ईयर पढ़ रहे हो वो टैक्स ईयर 2021 पढ़ रहे हो। अभी हम आगे टैक्स ईयर 2021 स्टार्ट करेंगे, मैं पहले स्टेटस डिस्कस कर रहा था। आपसे पिछला जो लोग पढ़े वो भी टैक्स ईयर 2021 पढ़े, आपसे अगले लोग पढ़ेंगे टैक्स ईयर 2022। आपसे जो अगला सेशन होगा वो पढ़ेगा टैक्स ईयर 2022। आपसे पिछले सेशन में पढ़ा है टैक्स ईयर 2020। हर साल में रेट ऑफ टैक्स फर्क होते हैं। एवरी ईयर इज एन इंडिपेंडेंट ईयर, एवरी ईयर इज एन इंडिपेंडेंट ईयर। यह भी हो सकता है कि मैं 2020 में स्मॉल कंपनी था, 2021 में स्मॉल कंपनी ना रहूं, मेरी टर्नओवर बढ़ जाए, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाए, मेरा पेड अप कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाए। मैंने 2010 में कंपनी बनाई, 2020 तक मेरी ये सारी कंडीशन पूरी होती थी, 2021 में मेरी एक कंडीशन खत्म हो गई, तो भाईजान मैं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से निकल गया। लो जी, कोई सवाल है तो बोलो जी। इसका अच्छा, इसने यहाँ जी एक बच्चा बैठा है जी, और गुड नेम प्लीज? तलहा। अच्छा, उसने ना जी क्वेश्चन उसने बड़ा अच्छा किया है। उसने ये किया कि एक बार वो स्मॉल कंपनी में था, फिर वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन निकल गया, और वो फिर अगले साल फिर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दोबारा आ गया। तो क्या वो स्मॉल कंपनी में रहेगा? तो इसके बारे में कानून ने कोई आंसर नहीं किया, ये कानून में लकूना है। बहुत अच्छा सवाल है। हम ये प्रैक्टिकली ये बात फेस करते हैं, क्योंकि कानून ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि जब एक बार निकल गया, क्या वो सुबह का बोला शाम को कर रहा है तो उसको बोला कहेंगे या उसको स्मॉल कंपनी कहेंगे? तो हम एज ए प्रोफेशनल
देखो बेटा, लॉ में एक चीज होती है सर्टेन। जैसे कहूँ मैं को नहीं, मैं जुनेद साहब निशान साहब ने टिप्स बनाई, पार्टनरशिप बनाई, और मैं अपनी ओपिनियन करूँ, ओ नहीं नहीं ये पार्टनरशिप नहीं है, मैं कानून उल्टा करके पढ़ना शुरू कर दूं, नहीं नहीं। कुछ चीजें होती है सर्टेन, कुछ चीजें होती है ओपिनियन। ओपिनियन हमेशा लॉ लॉ में डिफर करती है। अब माइट भी टैक्स वाले तो कहेंगे भाई वो स्मॉल कंपनी नहीं, क्योंकि उन्होंने टैक्स लगाना है, क्योंकि स्मॉल कंपनी में रेट ऑफ टैक्स कम है। लेकिन हम एज ए प्रोफेशनल कहेंगे कि हाँ जी वो दोबारा स्मॉल कंपनी होगी। जी जो कौन है जी? एजाज। जी एजाज। सर जो 1 जुलाई 2005 से पहले की कंपनीज को किस एरिया में कैटेगराइज करेंगे? वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी में दो चीजें आ सर गई ना, सारी की सारी? सारी की सारी, सारी की सारी। ठीक ठीक यकम जुलाई ठीक है। 2005 से पहले जो कंपनी बनी वो तो स्मॉल हो ही नहीं सकती। उसके चाहे 100 रुपया पेड अप ठीक कैपिटल हो, है। उसका पेड अप कैपिटल 100 रुपया, मैं तुम्हें क्यूमुलेटिव रिजर्व 50 रुपए, नंबर रिप्लाईज 2, टर्नओवर 150 रुपया, वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। क्यों? वो 2005 से पहले बनी हुई। ठीक है जी। एनी अदर जी? एनी अदर जी? लें जी आगे चलते हैं जी। लो जी जरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ें जी, जरा आप पढ़ें फिर मैं समझाता हूँ। इसको एक दफा पढ़ लें जरा, आगे चलिए। कुछ है इसमें आगे और? नहीं। अच्छा जी, कोई बंदा अगर काम करना चाहे तो वो कहता है जनाब मैं तो मुल्क के फलाह बहबूद के लिए काम करना है। फलाह बहबूद क्या हो सकती है? तालीम, हॉस्पिटल्स, कोई नौजवानों की सरगर्मियां, यहाँ लिखा होगा फॉर एमेच्योर स्पोर्ट्स। हाँ जी, प्रमोशन ऑफ एन एमेच्योर स्पोर्ट्स। एमेच्योर स्पोर्ट्स होता है नौजवानों की सरगर्मियां, बाहर खेलने कूदने वाली, जो आजकल है वो नहीं, मोबाइल पे खेलने वाली वो नहीं है कि पाबजी पे बंदा मारना है, वो भी नौजवानों की सरगर्मी है जी। कोई रिलीजियस, कोई चैरिटेबल, कोई वेलफेयर काम करना चाहता है तो वो कहता है आप कर सकते हैं, कहता ही कर सकते हैं, लेकिन भाईजान अप्रूवल लेंगे कि आप वाकई ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप कहते हैं कि जनाब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भाईजान आपको साबित भी करना पड़ेगा। मसलन कि जनाब मैं वाकई फलाह बहबूद का काम कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये देखे जी इसमें से मैं कोई पैसे नहीं कमा रहा जनाब, उल्टा मैं अपने चैरिटी बिगिन एट होम, मैंने खुद पहले इतने पैसे डाल के काम शुरू किया है। फिर आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट बताना है, ये नहीं मैं घर बैठा कहता है मैंने जी कोई चैरिटी का काम शुरू कर लिया। इस तरह तो हर बंदा कहेगा लो जी मैं सूत्र खरीद के बेचता हूँ फलाह बहबूद के लिए। लो, ऐसा हो सकता है? जी मैं मार्केट 100 रुपए का खरीदता हूँ और 100 रुपए का बेचता हूँ, क्यों जी? फलाह बहबूद के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हर बंदे को जिसने भी कहना है, पहली बात तो क्या एनपीओ अलाउड है टैक्स में? आंसर इज यस। जो भी एनपीओ टैक्स वाले मान लेंगे ना उसको टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्स एग्जेम्प्ट होने का क्या मतलब है? नो टैक्स, जीरो टैक्स। शौकत खान इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है जी। आगा खान फाउंडेशन इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है जी। ये सैलानी वेलफेयर एग्जेम्प्टेड। देखें नजर आता है ये लोग काम करते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारी और बकायदा जाके आपको अप्रूवल लेना पड़ती है। किससे? सरकार से। सरकार का हेड कौन है? हर शहर में टैक्स के दफ्तर हैं।
उस सरकार का हेड है, यहाँ लफ्ज़ लिखा अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। कमिश्नर ने अप्रूवल देनी है। अभी मैं आपको अथॉरिटीज अभी पढ़ाऊंगा डेफिनेशन के बाद। इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार, पहले आप अपना काम शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि मैं आज ही काम शुरू करूं, आज ही कमिश्नर के पास जाऊं और आज ही अप्रूवल ले लूं। तो कमिश्नर कहता भाई मेरे को काम तो करके दिखाओ, मुझे क्या पता आप झूठ बोलते सच बोलते। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की बड़ी सख्ती हो गई है। पहले बहुत सारे लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई और कुछ अपने बेनिफिट के लिए बनाई, और कुछ जो है मैं थोड़ी सी आपको चलें आपसे हिस्ट्री शेयर कर लेता हूं। और कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ जो है फॉरेन फंडिंग हुई, बाहर से बहुत पैसा आया। फॉर व्हाट? फॉर टेररिज्म, इनडायरेक्टली। हमारे वहां पे फिर एजेंसीज को पता करा ये तो पैसा टेररिज्म के लिए आ रहा है। जाहिर है और बम बनाने वाले को पैसे देंगे तो कम वक्त बम फाड़ेगा ना, उसके पैसे नहीं होंगे तो वो बम ही नहीं फाड़ेगा, वरना तो वो जन्नत से भी आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं बरूद कम डाला करें, वरना आप जन्नत से भी 2 फुट आगे चले जाते हैं। तो फिर एजेंसीज को हुआ कि नहीं यार इनके पास पैसा, इनका जो पैसे का कट लगाओ, पैसे का कट लगाओगे तो ये टेररिज्म खत्म होगा। वरना जल्जले की मद में और 2001 में जो पाकिस्तान ने बलंडर किया जंग का हिस्सा बन के, और उसने देखे कि तबाही मचा दी। आप अपना, हमने पुरअमन पाकिस्तान देखा हुआ है, लेकिन आपका बचपन पुरअमन पाकिस्तान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे बहुत बेहतर है। यानी कि अगर हम आज से 10 साल 12 साल पीछे चले जाएं तो शायद ही कोई दिन होता था जिस दिन बम धमाका नहीं होता था। हम शुक्र करते थे कि आज बम धमाका नहीं हुआ, या जिसमें 3-4 बंदे मरते थे तो कहते थे आज खैर आ। बेसिकली उसमें आपकी तमाम जो आपकी एंटी पाकिस्तान एजेंसी थी वो सारी की सारी इन्वॉल्व थी। अब यहाँ पैसा कैसे आता था? आज ये एनपीओ के तरीके गरीबों के लिए आ रहा है, वो गरीबों के लिए नहीं आता था। वो गरीबों पे 100 रुपये आता था, गरीबों में 5 रुपये भी लगते थे, ये नहीं कि नहीं लगते थे। 95 रुपये जो है वो लगते थे। ठीक है भाईजान तुम वो जन्नत में पहुंचोगे, जाके बम फाड़ दो जाके। तो फिर गवर्नमेंट ने ख्याल बहुत सख्ती की इस एनपीओ के ऊपर। अब एनपीओ की अप्रूवल भी बड़ी मुश्किल हो गई है। अब बकायदा एजेंसी भी इन्वॉल्व हो गई हैं कि एनपीओ की अप्रूवल जेन्युइन है या नहीं है। खैर इसको आपको जाके अप्रूवल लेना पड़ती है। अच्छा जितने भी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये सेक्शन 2 हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 के सब सेक्शन पढ़ रहे हैं। जितनी भी डेफिनेशन है ना ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन हैं। और जो एनपीओ की अप्रूवल है ना उसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 236 है। 2x36। ये मैं क्यों बताना चाहता हूं, ताकि आपके पास भी कोई बंदा आए कि जी हमारी एक एनजीओ है, तो उससे पूछो कि भाई तुम्हारे पास 236 की अप्रूवल है। हम इसको ऐसे प्रैक्टिकली में ऐसे बोलते हैं, भाई आपके पास 236 की अप्रूवल है। 236 की अप्रूवल होने का मतलब यह है कि एफबीआर ने आपको अप्रूव कर दिया है एज एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये आपका जो चिनियोट हॉस्पिटल है जो ये फैसलाबाद में शेख बरादरी ने कायम किया हुआ है, वो भी एनपीओ है। ठीक है जी। चोई सरवर साहब की एनजीओज हैं, रजाना हॉस्पिटल है जो उस इलाके से कोई तल्लक रखता है, पीर महल में स्कूल है, चीचा वतनी में हॉस्पिटल है सर्वर फाउंडेशन के तहत, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगते हैं सर्वर फाउंडेशन के तहत, वो भी 236 में अप्रूव्ड है। तो ये नहीं कि लोग काम नहीं करना चाहते, कौम वो कहते हैं भाई काम करें, अच्छा काम करें, साफ सुथरा काम करें, लेकिन हमें ये बताएं कि डोनेशन आती कहां से है। आपकी यहां अप्रूवल लेने के लिए आपको पूरी डोनेशन की लिस्ट देना पड़ती, हु इज अ डोनर, और वो पैसा स्पेंड कहां हो रहा है ये भी आपको लिख के देना। बड़ी लंबी जो डॉक्यूमेंटेशन है, इट्स नॉट इजी जॉब टू गेट द अप्रूवल ऑफ 236। कि आप आज जाएं और परसों आपको कमिश्नर बुलाएगा, चाय का कप देगा और कहेगा आओ जनाब बिस्मिल्लाह सौ बिस्मिल्लाह आपको अप्रूवल हम देते हैं, जो जो नहीं, लेंथी डॉक्यूमेंटेशन।
इट टेक्स 3 to 4 months नॉर्मल, 5 महीने बाद का, 6 महीने बाद, साल भी लग जाता है एनजीओ को अप्रूव करवाने के लिए। पहले पहले मौजें बनी थी, पहले तो जो अदारा खुद ही बना लेता है वो कहता है खुद ही हम एग्जाम्प्ट है। तो दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रॉफिट। एनी क्वेश्चन अप टू हियर जी? मेरे साथ आप टैक्स पढ़ेंगे तो आपको मैं प्रैक्टिकल बातें में इंशाल्लाह ताला साथ साथ बताता रहूंगा, क्योंकि 22 साल हो गए इस दश्त की स्याही में। रेहान शेख जी, रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर जो दरबार वगैरह होते हैं ये भी एनपीओ होते हैं? नहीं, दरबार जो है वो महकमा औकाफ के अंडर है सारे के सारे। सर इन पर टैक्स लगता है? और टैक्स नहीं लगता, टैक्स के भी बाद में करेंगे, अभी हम टैक्स की बात नहीं कर रहा यार मैं अभी। थैंक यू सर। ठीक है ना, वो महकमा औकाफ के अंडर होते हैं। वो दरबारों का सिस्टम अभी इन्होंने मॉनिटर करना नहीं शुरू किया। अब वहां चलिए दरबार ठीक है। मॉनिटर क्या करें, मुल्तान में एक शाह महमूद कुरैशी का, एक दरबार दूसरा गलानी का। एक ਦਾ चंदा ਉਹਦੇ घर ਜਾਂਦਾ, एक ਦਾ चंदा ਉਹਦੇ घर ਜਾਂਦਾ। चले, अभी दरबार पे नहीं मैं पहुंचा। दरबार दरबार है क्या? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एक ईओपी है दरबार, हमने कल पढ़ लिया। चलें जी, यस सर। आगे चलें जी। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? अब मुड़ियो जाग जाओ। और कोई बीबियों में से किसी को सवाल नहीं है? लड़कियां भी सारी सोई हुई हैं। चलें जी, मर्जी है जी, आगे चलें जी। नेक्स्ट। अच्छा, ये चार डेफिनेशन आप खुद पढ़े, इसमें सवाल पूछे जी। चलें 8, 9, 10, 11। चलें आप खुद पढ़ें और इसमें सवाल पूछें। 2 मिनट बाद मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। चारों डेफिनेशन पढ़ें, शाबाश। पढ़िए जी।
हाँ जी, रेज हैंड हुआ एक सवाल, आपका तो सवाल। नहीं, लोकल गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी डेफिनेशन में आता है। नहीं, फिर भी इनको कंपनी का स्टेटस देंगे। वो मीनिंग मतलब कि वहाँ लोकल गवर्नमेंट, कौन सी लोकल गवर्नमेंट, हर शहर की लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि वो भी लोकल गवर्नमेंट का भी कानून है। हर गवर्नमेंट का जैसे आपको परसों देखो आपको क्या हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुराने दायरे बहाल कर दें। वो बेसिक कानून को इस गवर्नमेंट ने खत्म किया था। नया गवर्नमेंट लेके आए थे, उन्होंने कहा जी हम नया नया सिस्टम लेके आएंगे लोकल गवर्नमेंट का। तो लोकल गवर्नमेंट की बेसिकली लोकल गवर्नमेंट आपकी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी, पहली बात है तो स्टेटस कौन सा मिलेगा, उसका स्टेटस कंपनी का मिलेगा। लॉ ने क्लियर कर दिया हुआ, सिर्फ उसने डिफाइन किया है कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। एंड मुबशर जी, मुबशर अनम्यूट करो अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर ये जो ट्रस्ट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिस्पोंड इन अच्छा, एंड एक्सेप्टेड। मैं ट्रस्ट थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रस्ट का नॉर्मल मतलब ये पाया जाता है एनपीओ। पाकिस्तान में इसको म्यूट कर दें। पाकिस्तान में ट्रस्ट में नॉर्मल जो मीनिंग, इसका सवाल भी सुन लें पहले, क्या कहता है अली। अच्छा, अली चला गया। अकबर, चलो इसका सवाल भी सुन लो, अनम्यूट करो जी अकबर। मैंने आपसे पूछना था कि ये चारों सूबों का अलग-अलग ऑर्डिनेंस पास हुआ हाँ जी, हुआ है, अलग अलग तो ऑर्डिनेंस सर है। इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब भाई जान 18वीं तरमीम कि के बाद सूबों के पास चला गया हो ना इख्तियार सारी चीज। तो सर ऑर्डिनेंस तो प्रेसिडेंट ने इशू करना हो, तो वो तो नहीं, सारे इनका सूबों का फिर इनका सेम ही अपना होता है, तो ये ऑर्डिनेंस है, अपना। वही ना, वो इशू करके तो आगे गवर्नमेंट ने, रेलेवेंट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है ना। गवर्नमेंट तो भी, सर उसका क्या फिर पंजाब गवर्नमेंट में कोई गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है? वहां सदर इशू करता नहीं है। हाँ, कर सकता है ना यार। पता नहीं है इस चीज का आपका ओवरऑल पाकिस्तान में जो ऑर्डिनेंस इशू करेगा वो सदर करेगा। तो सूबे के जी। लेवल पे बात होगी कि आप गवर्नर इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस? आंसर इज यस। ओके। गवर्नर का ऑर्डिनेंस भी उस रेलेवेंट असेंबली से 120 दिन के अंदर अप्रूव करवाना होता है। उसका भी सेम प्रोसीजर होता है, सेम हाँ उसको जी, सारा बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। ठीक है। सही जी। अच्छा जी, अगर आप, फिर मुझे जाना पड़ता है, फिर पता नहीं बच्चे मुझे क्या समझेंगे, वो मुझे जाना पड़ता है फिर नवाज शरीफ वाले केस पे। वो हमारे लिए बड़ा एक आइडियल केस था हमारी स्टडी के एतबार से। हम उसको अपने पढ़ने के हिसाब से सोचते हैं कि अपने पढ़ने के हिसाब से वो हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग केस था। आपको बात याद होगी कि उसमें बार बार ट्रस्ट का जिक्र हुआ और मरियम की बेनिफिशियरी का जिक्र हुआ। वहां भी ट्रस्ट डीड का जिक्र हुआ। वो कैलिबरी फ्रॉड में वो जो था वो साइन, वो जो फिगर्स हैं वो, उसमें भी जिक्र हुआ। तो जो जितना भी बाहर भी बाज का ट्रस्ट बनाया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओन पर्सन। ये बाहर तो बहुत काम चलता है। ये ट्रस्ट बनाते हैं तो प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट के नाम कर दी, एक्चुअली वो होती है अपनी बच्चों की। अच्छा, बाहर ये क्यों करते हैं? क्वेश्चन एक ये भी है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रस्ट, अब शौकत खाना में ट्रस्ट है, मियां मोहम्मद एक ट्रस्ट है। अब यहाँ पे वो ट्रस्ट का कंसेप्ट बोला है ही नहीं जो यहाँ जो बाहर है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन दी गई है ये बाहर के हिसाब से दी गई है कि यहां भी ट्रस्ट बनाया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनी अदर पर्सन। ट्रस्ट एक एनपीओ भी हो सकती है, जैसे मियां मोहम्मद ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, शौकत खानम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ट्रस्ट एक ऐसा भी हो सकता है जो फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ओन चिल्ड्रन बनाया जा सकता है, जैसे बाहर बनता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए अगर आप वो लाइनें पढ़े, मीन्स एंड ऑब्लिगेशन नेक्स्ट टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोज इन द in and accepted by the owner or declared and accepted by the owner for the benefit of the another or the another and the owner and include the unit trust। यानी कि ये देखो घर की बातें हो रही हैं, अपनी बेनिफिट के लिए, किसी और के बेनिफिट के लिए बात कर लिए,
ये उस तरह का ट्रस्ट था जो हमारे ये नवाशिर वाले केस में डिस्कस होता था। तो बेसिकली ये ऊपर है जो 3 लाइन है, उस हिसाब से डिस्कस की जाती है। हमारे यहाँ तो कोई कहता ये ट्रस्ट है, कहते अच्छा यार 10 रुपए की पर्ची से इलाज हो जाता है, हम बात यहाँ शुरू करते हैं। लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ऑडियंस के हवाले से। तो प्रॉपर्टी बाज़ आप ट्रस्ट के हवाले कर देते हैं कि ताकि वो, लेकिन वो ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी होता है वो आपकी औलाद ही होती है या कोई और ही होता है। तो यहाँ वो 3 लाइनें पहले वही डिस्कस की गई हैं जिस तरह बाहर एप्लीकेबल होता है। क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस में है नहीं, इसलिए इसको लोग समझते नहीं है। दिस वाज इंटरलिंक विद दैट केस। ना हम उस दैट केस को छोड़ दें, जिस तरह बाहर होता है इस तरह भी 3 लाइनें पहले 3 लाइनों में बात की गई है। यानी कि आप ट्रस्ट एनपीओ एज एन एनपीओ बना सकते हैं और आप ट्रस्ट अपनी औलाद के बेनिफिट के लिए बना सकते हैं। लो जी कोई और सवाल है जी? 4 डेफिनेशन है तो फिर चलें, फिर आगे चलते हैं जी। से बाजवा जी। अस्सलाम सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सप्लेन कर दें फॉर द टाइम कोऑपरेटिव बीइंग। सोसाइटी पुत्र ये भी एक एक्ट है, देखो ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक एक्ट है 1925 का, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनेगी तो कंपनी होगी, ये हमको कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा है। फिर अगेन फिर मुझे हिस्ट्री बताना पड़ा। फॉर द टाइमिंग इनफोर्स मतलब होता है कानून, कानून तो आज भी मौजूद है ये वाला, लेकिन अब कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनती। उसकी वजह क्या हुई थी? उसकी वजह मैं आपको एक और बता देता हूँ। आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत कम, रेयर है, बहुत रेयर है। उसकी वजह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनना शुरू हुई 80 की दहाई में, 85, फिर वो बनना शुरू हुई और फिर माशाल्लाह बाद फिर तान वहाँ जाकर टूटती है। 86 85 में बहुत परवान चढ़ी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी करती क्या थी? लोगों से लाख रुपए लेती थी, लाओ जी तुम मार्का पैसे देवांगे, तुम सूद देवांगे। तुम कानूनन एक तरह से एक छोटा बैंक बन गया था ये। और फिर उन लोगों ने 4-5 बंदों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, लाख बंदों से पैसे लिए, आधों को सूद दिए, पैसे इकट्ठे किए और बाहर भाग गए। 93 94 अगर आप शायद गूगल पे पढ़ा हो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में फ्रॉड अगर आप कह सकते हो, शायद मिल जाए, शायद। क्योंकि मैं तो, मुझे शुरू से जरा पॉलिटिक्स पढ़ने का शौक है। फैसलाबाद में भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था 93 94 में, और उसका मेन कल्प्रिट आई थिंक सो एक एमपीए साहब थे। एंड द नेम जहाँ तक मुझे याद है, डेड नेम इज गाइस आई थिंक सो जुल्फकार। शायद गूगल करें तो हम मिल जाए आज भी। 93 94 में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था फैसलाबाद में। लोगों के पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके रातों रात उसने इस दौरान अपना कोई वहाँ कनाडा का के अमेरिका का कि पता नहीं यूके का, मुझे ये याद नहीं है, मैं से गलत बात करूँ, उसने कोई वीज़ा लगवाया, रेजिडेंस वीज़ा लगवाया और बार भाग गया। इतने वाले सारे मुतासरी बेचारे। और फिर गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी अप्रूव करना तकरीबन बंद कर दी। ये स्टेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई आज कोऑपरेटिव सोसाइटी मौजूद है तो वो कंपनी है भाई। आगे आज वैसे मैं भी गूगल करूंगा, आप भी कीजिएगा, शायद मिल जाए। अच्छा, सेम इज केसेस ऑफ फाइनेंस सोसाइटी भी बनती थी, ये भी अब बहुत कम हो, ये भी खत्म कर दी गवर्नमेंट ने। वो कहते भाई बैंकिंग में जाएं, ये देखें यहाँ भी ये लिखा हुआ है, एडवांसिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लोगों कहते थे कि तुम 1 लाख रुपए बैंक में लेके जाओगे, वो तुम्हें सूद देंगे 6%, हमारे पास हो हम तुम्हें सूद देंगे 10%। लोग लालच में उधर चले गए। आज से 3-4 साल पहले शायद आपको पता हो डबल शाह का केस चला, और डबल शाह एक इटसेल्फ फाइनेंस सोसाइटी थी। वो देखो डबल शाह पकड़ा, प्राइवेटली मार्कअप, प्राइवेटली लोन लेके सूद देना गवर्नमेंट ने एलिमिनेट कर दिया। भाई उन्होंने कहा ये काम नहीं करना। क्यों? हमारे यहाँ होते ही फ्रॉड है, असि सोचते फ्रॉड है, खैर से हम अदारे की बुनियाद ही फ्रॉड पे रखते हैं। लो जी इदा करांगे, मुसलमान जो है जी की करिए हूँ। ले जी अब आप एक्सरसाइज, ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के हिसाब से एक्सरसाइज है जी।
इसको आप अभी पढ़ेंगे जी, बड़े गौर से पढ़ेंगे। ठीक है जी, आगे चलें जी, जरा आगे क्या है नेक्स्ट। अब टैक्स ईयर आ गया जी। ले जी, टैक्स ईयर अब हम कल डिस्कस करेंगे जी। एक नई चीज आ गई, स्टेटस आज हमारा खत्म हो गया। तो मैं जो है वो मुझे पता था, लेकिन आज जितनी क्लासें रखते हैं तो मैं भी थक गया हूँ। तो टैक्स ईयर अब हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे जी। अब एक्सरसाइज आपने खुद पढ़नी है जी। हमजा गौहर जी। हमजा जी सर, इधर सर ट्रस्ट में लिखा हुआ है राइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, सर इसका क्या मतलब है? राइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के जी पीछे हो जरा तो जी सर, ट्रस्ट में मैं देख राइजिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस रीपोस्ट इन, यानी कि उसको बकायदा जो ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी है वो किसी बेनिफिट के लिए जो बंदा देता है वो भी बताता है, और जो बंदा आगे जिसके लिए वो प्रॉपर्टी जिसके नाम ट्रस्ट की होती है लेकिन जिस बेनिफिशियरी के नाम की जाती है वो भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी सर। ये सिर्फ पढ़ने की हद तक है, चारों डेफिनेशन इसमें से आपका आना कुछ नहीं है, जस्ट टू रीड आउट, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। टैक्स ईयर अब हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे। मंडे को तो क्लास नहीं है, ट्यूसडे को टैक्स ईयर शुरू करेंगे जी। अब हमारा हमने थोड़ा सा स्टेटस देख लिया जी कि स्टेटस क्या क्या है। अब टैक्स ईयर से हमारा मेन समझ लेके कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी लिटिल बिट शुरू हो जाएंगे जी अब हमारे। थैंक यू वेरी मच जी।